हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का थर्ड चैप्टर चुनाव और प्रतिनिधि इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव। आपको पता होगा कि चुनाव होता क्या है, चुनाव क्यों होते हैं और प्रतिनिधि होता क्या है। जाहिर सी बात है कि जो हमारी शासन व्यवस्था है, तो शासन व्यवस्था में जो हम अपना शासन चलता है वो हम अपना प्रतिनिधि के माध्यम से करते हैं। यानी व्यक्ति है, जनता है, वो अपना प्रतिनिधि भेजती है संसद में और वो कानून बनाता है, और जो कि ये सारी व्यवस्था चलती है वो चुनाव के थ्रू चलती है। यानी चुनाव होते हैं प्रतिनिधि के लिए, और वो चुनाव के माध्यम से जीतता है तो वो संसद में जाता है या विधानसभा में जाता है। तो हम अपना आज का जो हमारा जो तीसरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधि इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि चुनाव है वो चुनाव होता क्या है। चुनाव की बात की जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनती है उसे कहते हैं, हम चुनाव कहते हैं। और ये जो चुनाव है वो निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा होता है। जैसे आपको भी पता होगा कि ये जो चुनाव है उसमें भाग लेता कौन है, इसमें प्रतिनिधि और जो वोट देने वाले जो वोटर्स होते हैं यही इसमें भाग लेते हैं। यानी प्रतिनिधि है वो खड़े होते हैं, जो कि आप भी जानते होंगे भारत में जो कि एक बहुदलीय प्रणाली है, जहाँ पे अनेकों पार्टी के दल या निर्दलीय दल या निर्दलीय जनता है, इंडिपेंडेंट लोग भी है, वो खड़े होते हैं। जो कि ये व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था चुनाव की प्रक्रिया है, ये निर्वाचन द्वारा होती है। यानी व्यक्ति है इसमें चुनता है। आगे हम देखते हैं कि प्रतिनिधि, जैसे हमने पहले बात किया कि जो पूरे चुनाव प्रक्रिया में जो ये सारी प्रक्रिया चलती है वो चुनाव और प्रतिनिधि के बीच चलती है। यानी दो लोग इसमें शामिल होते हैं। तो प्रतिनिधि होता क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके सरकार में यानी संसद या विधानसभा में भेजती है उस व्यक्ति को प्रतिनिधि कहते हैं। यानी चुनाव व्यवस्था में चुनाव होते हैं, वोट डालते हैं, लोग अपना वोट देते हैं, अपने जो भी मनपसंद के जो भी उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, उन्हें वोट देके उन्हें जितवा के उन्हें संसद या विधानसभा में भेजते हैं, ताकि वो उनकी ओर से उम्मीदवार है वो जनता की ओर से उनका प्रतिनिधित्व है संसद या विधानसभा में करता है। आगे अगर हम बात करें इस चुनाव प्रक्रिया में, तो हम देखते हैं जो चुनाव होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के रूप में हम देखें, प्रत्यक्ष का मतलब कि जो वोटर्स हैं, जो जनता है, वो सीधे अपने प्रतिनिधि को वोट देती है। अप्रत्यक्ष में कि इसमें जनता स्वयं अपना वोट नहीं देती, उसके प्रतिनिधि चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हम अपने विधायक को है हम डायरेक्ट जनता चुनती है, डायरेक्ट हम चुनते हैं। लेकिन अगर बात की जाए राष्ट्रपति को, तो क्या राष्ट्रपति के लिए हम क्या जनता चुनाव लड़ती है, चुनाव उसमें देती है? तो हम ये देखते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं उसमें जो विधायक हैं, जो लोकसभा जो सांसद है, वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। हम आगे बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है कि जैसे हम देखते हैं कि प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में कम जनसंख्या होने के कारण जनता है एक स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से खड़े होकर या दैनिक रूप के फैसले और सरकार चलाने में भाग लेती थी। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब कि जो भी निर्णय फैसले है उसमें जनता का भागीदारी होना, यानी सभी लोग उसमें शामिल हो। लेकिन हम भारत के पक्ष में अगर देखें, भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये संभव नहीं है। हम देखते हैं कि भारत है जिसकी आबादी बहुत है तथा विशालतम आबादी है, तो ये सभी निर्णय को इतने एक ही जगह पे सभी लोगों को बुलाकर नहीं लिया जा सकता। और ये जो व्यवस्था है ये अपने प्रतिनिधि के माध्यम से भारत में देखने को हमें मिलती है। आगे हम देखते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि आधुनिक विशाल जनसंख्या वाले जो राष्ट्र है, पता है आपको कि विश्व में अधिकतर जो देश हैं उनकी प्रत्येक देशों की आबादी है। आधुनिक विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक अब नहीं रहा है, क्योंकि हर देश की बहुत सारी जो जनसंख्या है अब बढ़ रही है। आम जनता प्रत्यक्ष रूप से एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकता और ना ही वो सरकार की कार्रवाई में भाग ले सकता है। इसलिए अपने प्रतिनिधियों को भेजकर सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई जाती है। इसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी जो जनता है वो सीधे कोई फैसले ना लेके प्रतिनिधि को अपने चुनती है। प्रतिनिधि है वो आगे जाके विधायक या संसद में या विधानसभा में जाके जनता को मुद्दे को उठाता है। हम देखते हैं कि कोई भी अगर समस्या है, कॉलोनी में नाली बनवाना है, स्कूल बनवाना है, तो कोई भी हमें दिक्कत होती है तो हम अपने जाके प्रतिनिधि से कहते हैं, विधायक से कहते हैं, सांसद से कहते हैं। सांसद है वो जाके अपनी बातें है वो सरकार से
जनता की मांगों को उठाती है, रखती है। अगर हम देखें कि आगे देखते हैं कि चुनाव और लोकतंत्र, यानी अगर बात करें तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी चुनाव और लोकतंत्र। चुनाव और लोकतंत्र में हम देखें तो चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दोनों पहलू है। लोकतंत्र है चुनाव के बिना अधूरा है, तो चुनाव है लोकतंत्र के बिना महत्वहीन है। यानी हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र का मतलब क्या है कि लोगों का शासन, यानी लोगों का शासन, यानी कि लोग हैं वो अपने इच्छा अनुसार अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, विधायक संसद में भेजते हैं, और वहाँ जाके वो जो भी प्रतिनिधि है वो जीतता है, वो जाके लोगों के कल्याण के लिए जो भी फैसले है, वो नीतियाँ वो जाके लेता है। लेकिन हम देखें अभी तक तो ये जो सारी प्रक्रिया है वो चलती कैसी है, ये सारी प्रक्रिया है वो चुनाव के माध्यम से चलती है। यानी जो लोग हैं वो वोट देते हैं, अपना वोट देते हैं और अपने प्रतिनिधि को उम्मीदवार जितवाते हैं और उन्हें आगे भेजते हैं। आगे हम देखते हैं कि भारत में चुनावों का इतिहास अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता बाद से ही भारत में वयस्क मताधिकार, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि जो भी 18 वर्ष या 18 वर्ष से जो भी ऊपर है तो उन्हें वोट देने का अधिकार है। लेकिन क्या आप लेकिन जानते हैं कि जो शुरुआती समय में जो वोट देने का जो अधिकार था उसकी उम्र शुरुआती समय में 21 साल यानी 21 वर्ष हमें देखने को मिलती है, जो कि आगे जाके सरकार ने 21 वर्ष से ये 18 वर्ष जाके कर दिया, जो कि 1989 में। आगे हम देखें भारत में चुनाव का इतिहास, तो हम देखते हैं कि जो सर्वप्रथम हमारे जो चुनाव हुए थे वो 1951 और 52 में हुआ था। यानी देखा जाए तो 1951 के लास्ट में और ये 1952 में जाके ये पूरा हुआ था। जो कि दूसरा चुनाव है 1957 में हमारे ये चुनाव हुए थे। आगे हम बात करें कि भारत में जो चुनाव व्यवस्था है, भारत में चुनाव व्यवस्था यानी ये जो पूरा प्रोसेस है चुनाव करवाने का, ये होता कैसे है, कैसे काम करता है एक सिस्टम के रूप में, तो हम देखते हैं इसमें कि जो ये चुनाव जो प्रक्रिया है उसमें चुनाव करवाने के लिए एक अलग संस्था है जिसे हम कहते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 324 के तहत चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है। जो कि चुनाव आयोग का काम होता क्या है, चुनाव आयोग का काम होता है कि चुनाव देश में चुनाव करवाना और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना। आगे हम बात करते हैं कि भारत में जो चुनाव व्यवस्था है चलती कैसे है। इसमें हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में चुनाव के लिए कुछ मूलभूत नियम, कानून और स्वायत्त संस्था के गठन के नियमों को सूचीबद्ध कर रखा है। इसमें यानी समय समय पर कानून संशोधन द्वारा ये काम किया जाता है। जो कि ये सारा परिवर्तन का काम आप जानते हैं कि जो भी संविधान में संशोधन होते हैं ये सारा काम विधायिका यानी संसद करती है। आगे हम देखते हैं कि चुनाव व्यवस्था में कि चुनाव आयोग का गठन किस प्रकार से हो, उसकी कार्य प्रणाली यानी वो कौन कौन से कार्य करे, वो क्या कार्य करता है, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन मत दे सकता है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, मतगणना कैसे होगी, ये सभी जो नियम है ये चुनाव आयोग तय करता है। आगे हम देखते हैं कि चुनाव आयोग होता क्या है। भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए एक वर्तमान में देखें तो 3 सदस्यीय चुनाव आयोग होते हैं, जिसमें एक होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। यानी चुनाव आयोग में देखें तो 3 मेंबर्स होते हैं, जो कि एक चीफ होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दूसरा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जो कि मुख्य निर्वाचन आयोग की सहायता करते हैं। मुख्य चुनाव आयोग की जो इनकी नियुक्ति है वो कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति देखा जाए तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी जो हम बात करें कि देश के प्रथम चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, आयुक्त कौन थे, तो देखते हैं कि प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे सर्वप्रथम भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे वो श्री सुकुमार सेन थे। आगे हम बात करते हैं कि इनका कार्यकाल होता कितना है, एक बार नियुक्ति के बाद ये कब तक अपने कार्यकाल पे बने रह सकते हैं। तो जो मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष से 65 साल जो पहले का होता है। यानी वर्तमान में हम देखें कि चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो श्री सुनील अरोड़ा हैं। आगे हम बात करते हैं कि सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। अगर हम बात करें कि भारत में जो चुनाव प्रक्रिया है, जो चुनाव शासन है वो चलता कैसे है, तो आपको भी पता होगा कि ये सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली के आधार पर चलता है। यानी जिस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलती हैं वही पार्टी अपनी केंद्र में या राज्यों में सरकार बनाती है। इस प्रणाली में हम ये देखते हैं, ये प्रणाली है वो जो भारत में अपनाई गई है, इसमें हम ये देखते हैं कि इस प्रणाली में जिसे सबसे अधिक वोट मिलते हैं वो विजयी होता है उम्मीदवार और वही अपनी सरकार बनाता है।
आगे हम देखते हैं कि लोकसभा और विधानसभा सदस्य बनने के लिए संविधान में तय की गई योग्यताएं क्या हैं। स्टूडेंट, आपको भी पता है कि लोकसभा हम देखते हैं, जो कि लोकसभा है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, और विधानसभा है वो अपनी अपनी स्टेट की प्रतिनिधित्व करती है। जैसे हम विधानसभा की बात करें तो देखते हैं कि बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, महाराष्ट्र सरकार, यानी जहाँ जहाँ जो भी स्टेट है वहाँ उनकी अपनी विधानसभाएं हैं, वो अपने स्टेट के लिए कानून बनाती है। जबकि जो लोकसभा है या राज्यसभा है, जो संसद है हमारा, जो कि संसद है, उसके दो चैम्बर होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम देखते हैं कि जो पूरे केंद्र स्तर पर जो कानून का निर्माण प्रक्रिया होता है वो लोक संसद में होता है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर कानूनों का निर्माण करती है। तो हम अब इसमें ये जानेंगे कि जो लोकसभा है और लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं क्या हैं। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में हम देखते हैं कि वो भारत का नागरिक हो। सर्वप्रथम किसी भी भारत में किसी भी संवैधानिक पद धारण करने के लिए सर्वप्रथम जरूरी है कि वो भारत का नागरिक हो। जो उसकी आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, तो साथ ही साथ वो लाभ के पद पे ना हो। इसमें हम ये आगे देखते हैं कि वो पागल और दिवालिया ना हो, और आपराधिक प्रवृत्ति का या सजा याफ्ता ना हो। आगे हम बात करते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव का महत्व क्या है। लोकतंत्र में चुनाव का अगर महत्व की बात की जाए तो हम देखते हैं कि चुनाव और लोकतंत्र है, ये दोनों हमने पहले पढ़ा कि ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। यानी आज विश्व में 100 से भी अधिक देशों में लोकतंत्र हमें देखने को मिलता है। जहाँ लोकतंत्र है वहाँ जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। यानी आज विश्व में जितने भी हम देश देखने को मिलते हैं वहाँ अधिकतर लोकतंत्र प्रणाली है, सिवाय उत्तर कोरिया को छोड़ के। वैसे हम आगे देखते हैं कि चुनाव प्रक्रिया, जो ये चुनाव प्रक्रिया होती है, ये होती कैसे, चलती कैसे है, पूरा प्रोसेस कैसे चलता है। तो जो चुनाव आयोग का हम काम देखते हैं कि कहीं भी फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि जैसे यूपी में चुनाव करवाने हैं, तो यूपी में चुनाव करवाने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि जो चुनाव आयोग है वो सबसे पहले अधिसूचना जारी करेगा। अधिसूचना यानी पहले बताएगा कि हाँ, जो यहाँ यूपी में चुनाव है ये कितने फेज में, कितने चरण में ये चुनाव होगा तथा कब कब होगा। साथ ही साथ जो चुनाव आयोग है वो बताएगा, चुनाव की तिथि बताएगा कब होगा, आवेदन करने और नाम वापस लेने की तिथि बताएगा। यानी जो भी उम्मीदवार चुनाव में खड़े होना चाहते हैं, जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो आवेदन करेंगे किसे, चुनाव आयोग को। अगर आगे जाके उन्हें लगता है कि हम नहीं चुनाव लड़ सकते, तो वो जाके अपना नाम है वो वापस लेते हैं। तो ये सारी घोषणाएं करना, साथ ही साथ चुनाव प्रचार और चुनाव प्रचार प्रसार की निगरानी करना। यानी जो भी उम्मीदवार हैं वो अपना चुनाव प्रचार करते हैं, तो उसकी निगरानी करना कि कोई भी उम्मीदवार है वो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सारे प्रचार है वो लोकतांत्रिक रूप से हो, किसी नागरिक को, किसी व्यक्ति को फुसलाया ना जाए वोट देने के लिए, ना ही पैसे यहाँ पे दिया जाए। अगला है कि तय तिथि पर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष कराना। यानी जो भी डिक्लेयर डेट चुनाव आयोग करता है उस दिन चुनाव स्वतंत्र या निष्पक्ष रूप से कराना, साथ ही साथ मतगणना कराना और चुनाव परिणाम की घोषणा करना। यानी वोटिंग हो गई तो सबसे लास्ट स्टेज में जाके चुनाव परिणाम की घोषणा करना, यानी कौन उम्मीदवार है वो जीता है ये घोषित करना। इसमें चुनाव और अधिकारियों की नियुक्ति और मतदान केंद्रों की स्थापना करना, ये जो सारे काम है ये चुनाव आयोग है करता है। हमने ऊपर स्टूडेंट पहली बात की कि ये सारे काम है ये चुनाव आयोग को पहले से ही संविधान द्वारा अनुच्छेद 324 के तहत ये सारे अधिकार प्राप्त हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो वोटिंग्स होती है, यानी जो भारत में जो ये प्रणाली है चुनाव की वो कैसी है। तो हम ये देखते हैं इसमें कि यहाँ पे दो तरह से हमने पहले ऊपर पढ़ा कि एक सर्वाधिक जीत के आधार पे मत प्रणाली, और दूसरा हम पढ़ेंगे अब कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में हम देखते हैं कि इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी करती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची में चुन लेती है जितने सीटों का उसे कोटा दिया जाता है। चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। आगे हम बात करेंगे
कि इस प्रणाली के प्रकार कितने होते हैं, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रकार कितने होते हैं, तो हमें ये बेसिकली 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। जैसे इजराइल और नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। कहने का मतलब है कि इन देशों में हमें देखने को मिलता है कि पूरे एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, यानी एक पूरे देश को, और प्रत्येक पार्टी, वहाँ की जो भी स्थानीय पार्टी है तो उसको एक राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। अगला हम दूसरा देखते हैं, जैसे अर्जेंटीना और पुर्तगाल में, इसमें पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, यानी पूरे देश में छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में, जैसे कि हम भारत में भी देखने को मिलता है ये व्यवस्था, कि भारत में बहुदलीय प्रणाली में हम इसमें क्षेत्र में क्या देखते हैं कि जो भारत में है, एक सीटों का बंटवारा कर दिया जाता है कि हाँ बिहार में इतने सीटें हैं, दिल्ली में इतने सीटें हैं। तो इस प्रकार से अर्जेंटीना और पुर्तगाल में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, यानी निर्वाचन क्षेत्रों को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। आगे हम बात करेंगे कि भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली है वो क्यों स्वीकार की गई है, क्योंकि एक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई है। ये इसलिए की गई है क्योंकि ये प्रणाली है सरल है, यानी जो भी जनता है वो वोट देती है तो उसे समझने में ये आसानी होती है कि जिसे वो वोट दे रही है तो सबसे ज़्यादा जिसे वोट मिले वही उसका उम्मीदवार है, वो जीत रहा है या जीतता है। ये प्रणाली सरल है, साथ ही साथ उन मतदाताओं के लिए जिन्होंने राजनीति या चुनाव का ज्ञान नहीं है उन्हें भी ये समझने में प्रक्रिया आसानी होती है। अगला हम देखते हैं कि चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है, यानी इस प्रणाली में अनेक उम्मीदवार है वो खड़े होते हैं और मतदाताओं को भी चुनाव में उसके पास विकल्प होता है। आगे हम देखेंगे कि देश में मतदाताओं को दलों की जगह उम्मीदवारों के चुनाव का अवसर मिलता है जिन्होंने वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि देश में जो भी मतदाता है वो अपने उम्मीदवार को वोट देते हैं, तो वो वोट है वो या तो व्यक्तिगत रूप से उसे जानते हैं, यानी उसका जो भी उम्मीदवार है उन्हें वो जानते हैं कि हाँ हमें किसे वोट देना है, हमारा उम्मीदवार कौन है और उसका जो राजनीतिक चिन्ह है वो क्या है। आगे हम बात करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण से आप सभी को पता है कि भारत में है एक तरह से बहुसंस्कृतिवाद है, और एक तरह से हम देखें कि निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण क्यों किया जाता है तो हम देखते हैं कि भारत में जो समाज में जो भी वर्ग है जो कि कमज़ोर वर्ग है, जैसे हम बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग, यानी जो भी ये समाज में पिछड़ा है इनको आगे प्रोत्साहन देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण किया गया है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान में, संसद में और विधानसभाओं में हम देखते हैं कि वहाँ पे एससी और एसटी यानी जो भी समाज के जो पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति है उनको समान प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है, जो कि ये संसद में शुरुआती 10 वर्षों के लिए था, लेकिन धीरे धीरे हर 10 वर्ष बाद इसे बढ़ा दिया जाता है। ऐसे ही अगर हम भारतीय पंचायती व्यवस्था की बात करें तो हम पंचायती व्यवस्था तथा शहरी में जो भी नगर निगम है उसमें बात करें तो उसमें भी एससी और एसटी के लिए और साथ ही साथ जो भी इसमें है आरक्षण किया गया है। अगर हम पंचायतों की बात करें स्टेट लेवल पे कहीं देखें, जैसे बिहार है, बिहार की अगर हम बात करते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटें हैं वो रिजर्व की गई हैं। तो निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण से हम समझते हैं कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय एक सामाजिक वर्ग का ही होगा जिसके लिए वो सीटें हैं वो आरक्षित है। यानी जो भी सीटें, जिस भी विधानसभा में सीटें अगर वो महिला के लिए आरक्षित है तो उस पर महिला ही उम्मीदवार खड़ी होगी, पुरुष नहीं उस पर खड़ा हो सकता। वैसे ही अगर कोई सीट अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए रिजर्व की गई है, आरक्षित की गई है, तो उसमें कोई भी सामान्य का नागरिक है, वर्ग का नागरिक है, वो निर्वाचन क्षेत्र में खड़ा नहीं हो सकता, चुनाव यानी नहीं लड़ सकता। आगे हम वर्ड देखते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से मतलब क्या है, हम ये देखते हैं ये होता क्या है। सार्वभौमिक यानी सभी को जो भी वयस्क यानी जो भी 18 साल या 18 साल से जो ऊपर हैं उनको मत देने का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार होता है।
और जो ये वोट देने का अधिकार है वो किसी जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र के भेदभाव के बिना सभी 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के जो भी नागरिकों को मत देने का अधिकार ये दिया गया है। यानी संविधान में किसी भी जाति, लिंग या आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव के बिना जो भी व्यक्ति है 18 वर्ष से ऊपर वो सभी लोग वोट दे सकते हैं। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट कि चुनाव सुधार। हम देखते हैं कि जो भारतीय चुनाव प्रणाली है उसमें हम देखते हैं कि अब तक हमें अनेकों सुधार देखने को मिलते हैं। जो कि ये चुनाव सुधार करता कौन है? ये चुनाव आयोग द्वारा ये सारे सुधार किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि स्वतंत्रता के बाद जो हमारे यहाँ जो चुनाव हुए वो बैलेट पेपर पे होते थे, जो कि अभी की अब बात करें तो आधुनिक समय में हम देखते हैं कि ये जो सारे चुनाव होते हैं, वोटिंग होती है, वो ईवीएम मशीन के थ्रू होती है। तो हम इसी में चुनाव सुधार की बात करेंगे। यानी चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती, उसमें अनेक कमियां और उसकी सीमाएं होती है। यानी लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनाव को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहने पड़ता है। इसे चुनाव सुधार कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी प्रणाली बनाना और समय समय पर उसमें संशोधन प्रयास करना ताकि जो चुनाव व्यवस्था है वो और सुचारू तरीके से हमारे यहाँ हो सके। जैसे भारत में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यानी जो भी क्रिमिनल जो रिकॉर्ड वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको चुनाव में लड़ने पर प्रतिबंध लगाना या चुनाव लड़ने के लिए कुछ अनिवार्य शिक्षा योग्यता निर्धारित करना, जिसमें हम देखते हैं कि चुनाव सुधार में और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो हम देखते हैं कि ईवीएम मशीन की शुरुआत की गई है, साथ ही साथ चुनाव आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा लागू किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें देखने को मिलती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि चुनाव प्रणाली की विशेषताएं क्या है। हम देखते हैं कि जो ये चुनाव होता है इसकी विशेषताएं क्या है। तो हम देखते हैं कि जो भारत में सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली को अपना रखा है। यानी हमारे यहाँ जो भी वोटिंग होते हैं, जो विधानसभा के हो गए या संसद जो या लोकसभा के हो गए, ये सारी जो प्रणाली है ये सर्वाधिक मत के आधार पर, यानी जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वही उम्मीदवार जीतेगा और उसी की ही सरकार बनेगी। इसमें हम इसकी विशेषताएं अगर देखें तो इसमें क्या होता है कि इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होती है। प्रतिनिधि यानी जिस भी हम प्रतिनिधि को चुनते हैं, क्योंकि जनता ने चुना है तो वो जनता के प्रति सीधा जवाबदेही होती है। आगे हम बात करें कि मतदाता एवं प्रतिनिधि का जो है वो प्रत्यक्ष संपर्क रहता है। यानी जो भी उम्मीदवार है वो मतदाता के निर्वाचन क्षेत्र का होता है तो वो प्रतिनिधि उससे प्रत्यक्ष संपर्क में रहता है। तीसरा है कि यह प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और लोकतंत्रीय सिद्धांत पर आधारित है। यानी ये जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है वो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व यानी जहाँ का उम्मीदवार है वहीं का वो प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हम देखते हैं कि जो लोकसभा में है तो हम जनसंख्या के आधार पर देखें, जैसे यूपी में है, यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं तो हम देखते हैं कि लोकसभा की जो 80 सीटें हैं तो वो वैसे ही अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। तो ये जो सीट ये 7 सांसद है, ये यूपी के जो 80 लोकसभा सांसद हैं ये यूपी का जनता का प्रतिनिधित्व सीधे संसद में करते हैं। अगला है कि इसमें खर्च कम आता है, साथ ही साथ इस प्रणाली से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है और साथ ही साथ ये जो चुनाव प्रणाली है वो एक तरह से सरल है और जो भी व्यक्ति वोट दे रहा है उसकी समझ से परे नहीं है, वो आसानी से इन सब प्रणाली को समझ सकता है। अगर हम बात करें कि चुनाव प्रणाली के दोष क्या हैं, हमने ऊपर गुणों की बात की, इस प्रकार हम देखते हैं कि जो चुनाव प्रणाली के दोष क्या हैं तो हम ये देखते हैं कि चुनाव में धन का अधिक व्यय यानी ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार है वो खर्च करते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि जो चुनाव आयोग है वो एक धन खर्च करने का, व्यय करने का एक सीमा निर्धारण किया हुआ है, फिर भी जो उम्मीदवार हैं वो अधिक धन खर्च करते हैं चुनाव प्रणाली पे। ऐसे ही वोटों को खरीदा जाना का अभिप्राय ये है कि हम देखते हैं कि अधिकतर उम्मीदवार है वो वोटों को पैसा देकर यानी जनता को, वोटर्स को पैसे देकर वो उनके वोटों को खरीदते हैं, या झूठा प्रचार प्रसार करना या सांप्रदायिक हिंसा के माध्यम से या जाति धर्म के नाम पे वोट के माध्यम से या अपराधियों का प्रवेश। हम देखते हैं आधुनिक समय में कि अधिकतर जो अपराधी हैं वो किस प्रकार से चुनाव प्रणाली में पैसों के बल पे आ रहे हैं, चुनाव व्यवस्था में आ रहे हैं। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि जो चुनाव प्रणाली के जो भी दोष हैं उनको चुनाव आयोग किस प्रकार से इन्हें ख़त्म कर सकता है, किस प्रकार से इसमें और सुधार कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे आने वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।